प्रिय मंच और नीचे बैठे आदरणीय हमारे अभिभावक जैसे लोग और मित्रों और युवा साथियों, इस महाविद्यालय के आचार्यगण और दूसरे भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के आचार्यगण सबों को जोहार करता हूँ। और अभी दोनों बातें इतनी खूबसूरत, खास करके रमाशंकर जी को तो नहीं लग रहा था कि हम लोग छोड़ें अभी और सुने। इतने खूबसूरत ढंग से जमीन पर इतना काम करते हैं और इतना अलग हट के जो उन्होंने बातें की। और उसके पहले नरेंद्र जी ने भी जो जमुना नदी और से निषादों के साथ संबंध पे जो बात की, इतना महत्वपूर्ण है। और लेकिन वही है कि अध्ययन जमीन पर कैसे उतरे, तो आह्वान किया गया शाही सरकार की कुछ उसको जमीन पर भी उतारे। और जो भी रमाशंकर जी का ये कथन कि ये जिसको भी भाषा से प्रेम है, वो चाहे कि नदी और नाव और निषादों की सभ्यता बची रहे। और निषादों से मेरा विशेष लगाव इसलिए कि कुबेरनाथ राय जो है निषाद बांसुरी में ये कहते हैं कि काशी से लेके कौशल तक और मगध से लेके मिथिला तक पूरी आबादी जो है मुंडा लोगों की थी, जो बाद में निषाद वगैरह जाने गए या फिर ओबीसी वगैरह में भी शामिल हुए होंगे। और कई भाषाएं जैसे दह वगैरह की बात आ रही थी, मुंडा शब्दावली है। हो भी जहाँ पर आप प्रयोग करते हैं बातचीत में, तो एक्चुअली वो होड़ो शब्द है मुंडारी का, जिसका अर्थ होता है कि मानव, इंसान। ये हो जहाँ बोला जा रहा है, चाहे भोजपुरी इलाका हो या मगही इलाका हो, सब कभी न कभी मुंडा इलाका रहा था। और मुंडा भाषा का प्रभाव, और मुंडा भाषा का प्रभाव संस्कृत पर कितना पड़ा और संस्कृत का मुंडा भाषा पर क्या पड़ा, वो 1929 की एक किताब में मुझे मिली। तो पहले तो काम हो रहा था, अब इधर काम, खैर उन भाषाओं के बारे में जो बात की, जिस ढंग से भाषाएं लुप्त हो रही हैं और जैसे से हमारा लोक जीवन गायब हो रहा है, तो भाषा बहुत ही एक रस और बड़ा वो एक रेखीय हो रही है, उसके अस्तर गायब हो रहे हैं बहुत खूबसूरती से। मैं जहाँ से आता हूँ वो वहाँ एक स्वर्णरेखा नदी हुआ करती थी, जिसमें सोने के कण पाए जाते थे। और मेरे होश तक लोग, बहुत सारी आबादी, बहुत समुदाय ऐसे थे कि वो बालू छान के से सोना निकालते। एक शंख नदी हमारे यहाँ थी जहाँ हीरा पाया जाता था। और जहांगीर ने हमारे वो नागवंशी शासक लाल साहब दुर्जनसाल को गिरफ्तार इसलिए किया था कि उनकी हीरा की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जहांगीर जितना चाह रहे थे उनसे हीरा, उतना हीरा उनको नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई कि आप गिरफ्तार रहेंगे तो उनके लोग और हीरा पहुंचाएंगे। बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, मतलब कहने का ये अर्थ है कि नदियां केवल जीवन नहीं लाती थी, नदियां केवल खेती नहीं लाती थी, नदियां केवल हमारे वनों को सुरक्षित नहीं रखती थी, नदियां हमारे लिए सोना और हीरा, जब हम सोना और हीरा के झारखंड का गीत गाते हैं, उसी स्वर्ण रेखा और संघ को याद करते हैं। कोई ये कपोल कल्पना किसी कवि की नहीं थी, एक्चुअली ये था। लेकिन हम लोगों ने, लोगों पर बहुत बात हो गई है, व्यवस्था ने कैसे बड़े बांधों को एक विकास और आधुनिकता के प्रतीक के तौर पे हमारे सामने रखा और नदियों के जीवन को कैसे घोट दिया। अभी तक बातें लोगों के बारे में हुई कि लोगों ने कैसे मारा, मैं बात करूंगा कि व्यवस्था ने कैसे मारा जबरदस्ती नदियों को। 3 बड़े डैम पे मैं बात करूंगा। एक दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको कहा गया कि टेनेंसी वैली अथॉरिटी अमेरिका का है, उसी का कॉपी हम कर रहे हैं। दूसरा हमारा कोसी का बांध, जिस पर हमारे बहुत ही हृदय सम्राट कथा गायक रेणु जी ने प्रति परिकथा ही लिख दी। प्रति प्रतिकथा का पूरा पृष्ठभूमि जो है वो कोसी पे बांध के पृष्ठभूमि पर है। नायक जो है वो बंद, जब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बांध बन रहे हैं, वहां बैठ के वहां स्वप्न देख रहा है, आया है वो देखने के लिए कि कैसे डैम बन रहा है, और स्वप्न देख रहा है कैसे हमारी कोसी का जो इलाका है, जो निजाड़ है, उजाड़ है, वो कैसे बांध बांधने से कोसी के वो हरा भरा हो जाएगा। उनके ही जीवन में वो असफल हुआ, मैं बाद में आऊंगा। तीसरा जो नेहरू जी ने कहा कि नया तीर्थ स्थान है ये भाखड़ा नंगल का बांध। आदमी हमारी किताबों में, हमारे पाठ्यक्रम में, तकनीकियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे पाठ्यक्रम में डाला कि हरित क्रांति जो है इसी भाखड़ा नंगल के बड़े डैम के कारण ये नया तीर्थ स्थान है इस पुनर्जीवित भारत का। तो वो काम किया है लोगों ने। श्रीपद धर्माधिकारी एक बड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा ये भाखड़ा नंगल की मिस्ट्री को, उसकी मीट को तोड़ने का काम किया। पूरी किताब है, चाहेंगे तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको दे देंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की जब वो बात ही हो रही थी, तो बंगाल के एक बड़े इंजीनियर थे कपिल भट्टाचार्य, उन्होंने पूरे ग्राफ के साथ और आंकड़ों के साथ बताया कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये
ये अगर बांध बनेगा तो वहां जहां बिहार के लिए तो तबाही लाएगा ही लाएगा, वहां की नदियां तो खत्म होंगी ही होंगी। वो बंगाल की हुगली नदी का भी जलस्तर नीचे गिर जाएगा और फिर कभी ऊपर आएगा नहीं। तो अब जिद थी कि नहीं करना है। और हेमंत जी जेपी मूवमेंट के साथी हुआ करते थे, बाद में बड़े पत्रकार और कथाकार भी बड़े हुए। और रणदीप जी ने जयप्रभा अनुसंधान केंद्र के लिए 1991 में एक बड़ा काम किया था जब नदी बंधी। और दिनेश कुमार मिश्र हमारे यहाँ एक जमशेदपुर में है, वो बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने इन बांधों पे, खास करके बिहार में सारी बागमती पे और महानंदा पर और कोसी पे, इस पे कितनी किताबें लिखी हैं। अभी राजकमल से पानी का श्राप करके उनकी एक किताब मोटी सी आई है। और जिनसे कपिल भट्टाचार्य बंगाल में आवाज उठा रहे थे, उसी दिनेश कुमार मिश्र जो है हमारे यहाँ आवाज उठी। उनकी आवाज किसी की आवाज सुनी नहीं गई, क्योंकि इतना करोड़ और अरबों रुपया का मामला था कि यहाँ कहाँ कोई कवि और लेखक और इंजीनियर ग्राफ बना के आप। तो वो शुरू करता हूँ दामोदर वैली कॉरपोरेशन से ही। और कहते हैं कि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध था, तो ब्रिटेन की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। तो ये जो रूल ऑफ इंडिया है, जो जर्मनी का रूल जहाँ कहा जाता है, तो इंडिया के रूल को हमारे यहाँ बंगाल और झारखंड का पूरा इलाका, जहाँ 25-30% तांबा है और 25-30% लोहा का आयरन ओर है, पूरा सिंहभूम से लेकर उड़ीसा वाले इलाके में कोयला लगभग 70-80% हमारे यहाँ, और भी कि यूरेनियम भी और क्या क्या है वहाँ। तो इस पर बड़ी निगाह थी कि अगर किसी ढंग से यहाँ वो बांध बाढ़ को रोक दिया जाए और यहाँ उद्योग खड़े किए जाए और खनिज किया जाए, तो हम अपने यहाँ की इंडस्ट्री को मुनाफे से फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो वो तो कह रहे हैं हमारे हेमंत जी और रणदीप जी की। और टीएससी का जो है वहाँ टेनेंसी वैली अथॉरिटी का वो शुद्ध फार्मूला लेने के लिए, टेक्निकल फार्मूला के लिए अंग्रेजों ने जो है बाजाबता एटम बम का फार्मूला अमेरिका को दिया। उसके बदले में वहाँ का अथॉरिटी, टेनेंसी अथॉरिटी का फार्मूला लिया। तो अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैंने थोड़ी सी जांच की कि हुआ क्या था असल में। कोई एटम बम का फार्मूला क्यों देगा एक बांध के डिजाइन के लिए? तो लगा कि समय वही है जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कारण और क्यूबेक समझौता 1943 में हुआ था। इंग्लैंड ने अपना जो परमाणु हथियारों का जो अपना फार्मूला था क्यूब एलॉयज को, उसने दिया था अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। उद्देश्य ये था कि जर्मनी के पहले हम लोग बना लें एटम बम, ताकि जर्मनी उसको नहीं बना पाए, ताकि हम हावी हो सके सेकंड वर्ल्ड वार पे। तो ये रहा होगा अफवाह कि वो किसी दूसरे कारण से दिया गया, लेकिन लगा कि नहीं, ये टीएसी का वो डिजाइन लेने के लिए उन्होंने ये बात वहां पे, ये थोड़ा सा लगा कि अतिशयोक्तिपूर्ण है वो। और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान ओक रिज में यूरेनियम संवर्धन के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता थी, तो टेनेंसी वैली अथॉरिटी ने ही वो बिजली दी थी। तो अट्रैक्ट किया होगा ब्रिटिश के लोगों को, और उन्होंने यहाँ उसको भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के लिए उसका डिजाइन मांगा। वहाँ के चेयरमैन ई मॉर्गन ने एक WL वुडविन को भेजा यहाँ उसकी डिजाइन करने के लिए। उसी समय बाढ़ आया 1943 में, और ये बंगाल का शोक भी कहा जाता था। लेकिन उस समय के विशेषज्ञों ने कहा था कि जो बाढ़ आती है उसके कारण से जो उर्वर मिट्टी आती है, जिसको हम गाद कहते हैं, और जो मछलियां आती हैं धान के खेतों में, तो वो मच्छरों के लार्वा को खाती है। तो ये जो मलेरिया पोर्न एरिया है उससे बचता है, दूसरा मछली भी मिल जाती है और धरती भी उर्वर हो जाती है। लेकिन चूंकि लाना था एक प्रोजेक्ट को और बड़ा अमाउंट उसमें दिख रहा था, तो उन्होंने 3 उद्देश्य बताए कि ये बाढ़ से बचाना बंगाल को, पनबिजली का उत्पादन और सिंचाई सुविधा का बढ़ाना है। और उस समय तो मात्र 17.5 करोड़ का वो रखा गया था बजट। लेकिन अभी देख रहा था कि अभी जो नहरों की मरम्मती और फिर से और उसकी क्षमता को बढ़ाने में 70,000 करोड़ रुपया का पूंजीगत व्यय 2030 तक करना है। तो ये कामधेनु गाय हैं बड़े बांध, एक बार उसको बनाइए, बनाने के क्रम में भी उसका बजट बढ़ा लीजिए। जैसे अभी जो देख रहा था स्वर्णरेखा और कोणार्क प्रोजेक्ट वगैरह का, उत्तरी कोयल वगैरह का, तो कुछ 100 करोड़ से 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ रुपया उसका बजट 10-20 साल में बढ़ जाता है। एक तो ये है, और दूसरा कि जब कपिल भट्टाचार्य ने कहा कि इसके कारण से केवल बिहार की तबाही नहीं होगी, वहां की नदियां
चौक्ड हो जाएंगी और सारा कुछ जो है वहाँ वो दलदली हो जाएगा और सैलाइन हो जाएगा, लावण्य जमा हो जाएगा, सब पानी जब रुकेगा, थमेगा तो सारा कुछ गड़बड़ाएगा वो। लेकिन उसके अलावा कह रहे थे कि हुगली नदी जो मुख्य रूप से बंगाल की जीवन धारा है, न केवल परिवहन के लिए बल्कि खेती के लिए भी और मछली पालन के लिए भी, वहां का भी जल स्तर गिर जाएगा। तो उसका समाधान ये निकाला गया कि हुगली में हम पानी बढ़ा लेंगे फरक्का में बांध बांध कर। बांध का जवाब एक बांध से जबकि वो हो नहीं सका। फरक्का बांध के बाद भी जो कह रहे थे कपिल भट्टाचार्य कि इतना 1000 क्यूसेक पानी नहीं आ पाएगा, वो नहीं आया। लेकिन उस समय कपिल भट्टाचार्य को कहा गया कि ये पाकिस्तान के जासूस हैं और उनके पीछे सीआईडी वगैरह लगा के उन पर केसेस वगैरह करके उनको चुप कर दिया गया। तो ये जो विकास की शब्दावली आई, तो इस पे बड़ी बढ़िया है, वो एक अर्थशास्त्री हैं अर्तेरो एस्कोबार, उनकी पुस्तक है इन काउंटिंग डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि कैसे ये विकास को उन्होंने क्वाइन किया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी धुरी जो है इंग्लैंड से चली गई अमेरिका की ओर, वो भी उत्पादन कर रहा है, उसको भी कच्चा माल चाहिए, उसको भी मार्केट चाहिए, उसको अपने रुपये के निवेश करने, डॉलर निवेश करने के लिए भी चाहिए। और सीधे सीधे तो कॉलोनी बना नहीं सकता था। तो उनके अर्थशास्त्रियों ने और विशेषज्ञों ने कई नई आर्थिक शब्दावलियां गढ़ी, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा वगैरह वगैरह। दूसरा कि उन्होंने 3 विश्व की कल्पना की कि हम प्रथम विश्व हैं और जो समाजवादी देश हैं वो द्वितीय विश्व हैं, और ये एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका बहुत पिछड़े हुए, अल्प विकसित, कुपोषित, गरीब, ये थर्ड वर्ल्ड है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको मल्टी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करें, उनको धन भी दें, उनको तकनीक भी दें और ज्ञान भी दें वगैरह वगैरह। तो हुआ ये कि जो पहले सीधे सीधे कॉलोनी बना के, और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि वाइटमैन बर्डन है, गॉड ने जो है सभ्य बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे दी है। तो उसी गॉड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के कंधे पे इस कथित तृतीय विश्व को विकसित करने की जिम्मेदारी दे दी। तो ये अब अमेरिका के नेतृत्व में वो हेजोमनी बनी रही, और ये जो शासित और शासक के बीच में एक स्नेहपूर्ण पारिवारिक संबंध था वो कंटिन्यू करता रहा। ये विकास वही शब्दावली थी कि जो इंपीरियलिज्म को दूसरे रूप से बढ़ा रहा था, और हमारे लोग लगा कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी पूछ रहे थे कि पहले कैसे हम लोग खेती करते थे। अकाल पड़ रहा था बंगाल में, लेकिन छोटनागपुर संथाल प्रणाली के लोग अकाल से भूख से मर नहीं रहे थे। तो हमारे यहाँ एक आहर और पाइन की प्रणाली थी, रामशंकर जिस पे काम किया जाना चाहिए। और वो आहर क्या होता था कि वो खेतों के आगे बहुत लंबे मील तक जो है छिछला गहरा जगह होती थी, और बाढ़ के पानी को उसमें घुसा लेते थे और फिर वो मिट्टी के बांध से उसको रोक लेते थे। तो होता क्या था कि रिसाव से भी कुछ खेती हो गई, और जब वो गर्मी में सूखा तो वहां रब्बी की खेती कर लेते थे। तो आहर और पाइन जो बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम था, जो कम्युनिटी उसको करती थी, उस रंग से मिट्टी के बांध बनाकर या पहाड़ पर पानी को रोककर या सामूहिक तालाब और पोखरा जिसको कहते हैं तालाब वगैरह के माध्यम से। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सारी सामुदायिक सिंचाई प्रणालियों को सरकारी घोषित कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। जैसे ही टैक्स लगाया तो जो कम्युनिटी उसकी गाद निकालती थी, कम्युनिटी उसको सफाई करती थी, कम्युनिटी उसका रखवाल करती थी, उसने छोड़ दिया। और जिनको टैक्स वसूलने करने की जिम्मेदारी थी जमींदारों को, जहां वो परमानेंट सेटलमेंट था, जहां रैयतवाड़ी था, जहां महलवाड़ी था, उनको तो केवल टैक्स वसूलना था, उनको उस पर करना नहीं था। तो पूरे 200 सालों में ये जो सामुदायिक जो सिंचाई की प्रणालियां थी, आहर पाइन हो या और भी जो हो, उस सबको सब बंद हो गया या नष्ट हो गया, और उसके बदले में बड़े बांधों की परिकल्पना 1000 करोड़ के हमारे सामने आई। और ऐसा नहीं है कि सीधे बड़े बांध का ही प्रस्ताव, पहले भी था कि हम कहीं एक बड़ा सा जलाशय बना दें या छोटे छोटे बांध बना लें ताकि ये बंगाल नहीं डूबे। लेकिन अब वहाँ अमेरिका से विशेषज्ञ आए हैं, और अमेरिका के विशेषज्ञ कह रहा है कि नहीं 8 बड़े बांध बनेंगे। तो बात 7 जुलाई 1918 को बना, और तिलैया, मैथन, कोनार, पंचे 4 बांध बनने की। और जो उसकी सहायक नदियां थी, अब तो किसी का नाम भी कई लोगों का भूल गए, जैसे बराकर था, कोनार था, बोकारो, सपी, हाहारो, नलकारी, मेरा, खांजो, गरगा, जबई, इजरी, बहुत सारी नदियां तो गायब हो गई, नाम भी नहीं सुन सकते हैं कि नदियां कहाँ थी। तो जैसे ही आप पानी को बांधते हैं, उसकी स्वाभाविक गति को हम मैडम जो कह रहे थे कि वो बरसात के दिनों में खुद ही अपनी सफाई कर लेती है नदियां, बांध दी है तो कैसे अपनी सफाई करेगी।
तो वो गाद जमा होना शुरू होता है और उसके कारण से सहायक नदियां को सहयोग करने वाले ये छोटी नाले नदी सब चौक हो जाता है, गला बंद हो जाता है, गला दबा के मारना जिसको कहते हैं, जो गोला है नदियों का, उसकी सारी सहायक और छोटी नाले और नाली और स्रोत जो है वो चौक हो जाते हैं। या तो और जो बैक वाटर है उसके कारण से जो खेती योग्य भूमि है जो डूब में गया, लाखों एकड़ तो गया ही, जो जंगल डूबा सो डूबा ही, लाखों लोग विस्थापित हुए सो हुए ही, जो बची हुई जमीन है वो भी कुछ वर्षों में दलदली हो जाएगी या उसमें लवण की मात्रा सलाइन हो जाएगी। तो ये सारे बड़े बांधों के अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल जी बताएंगे कोसी नदी के बारे में, और हमारे यहाँ से आएंगे आदित्य जी, वो धीरेन्द्र प्रताप जी, तो वो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ कि खास करके हमारे यहाँ कि ये जो कोयला खदान बने और कोल बासरियां बनी, कोयले टनों टन कोयला सफाई करके उसका पानी जा रहा है दामोदर में, और इंडस्ट्री जो बोकारो में और वो सिंदरी में, और उसके पानी भी सिंदरी और उर्वरक कारखाने के भी पानी जा रहा है, बोकारो स्टील फैक्ट्री का पानी उसमें जा रहा है, और जो थर्मल पावर प्लांट बने उसके गर्म पानी उसमें। तो नद था दामोदर, इस देश में 5 ही नद थे, जो नदी नहीं था पुरुष था, नद था जिसपे गर्व था, वो जहरीली हो गई है नदी के तौर पे। अब वहां पानी पीना छोड़ दीजिए, अब नहा नहीं सकते। तो ये हमने किया, इस व्यवस्था ने किया, जिसने नहीं माना कि नहीं स्वाभाविक रूप से मुक्त, मतलब बजाबता सिन्हा लाइब्रेरी पटना में 1936 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी राजेंद्र बाबू जी के नेतृत्व में, वहां बैठ के चल रही थी कि बड़े बांध बनाए जाए कि ये नदियों को मुक्त रखा जाए। और 1945 तक उन बहसों के निष्कर्ष ये थे कि ये जो बाढ़ आते हैं वो नदियों को बांधने की जरूरत नहीं है, मुक्त रखने की आवश्यकता है, ताकि उन बाढ़ से, जिसको हम कह रहे हैं गाद, उसी से उर्वरा शक्ति जाती है और छितरा जाता है पानी। तो वो जन धन और पशुओं के लिए वो माने विनाशकारी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप बांधेंगे विनाशकारी होगा। तो ये माना जा रहा था ब्रिटिश काल में कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है साम्राज्यवादी, वो अपने को कंटिन्यू करने के लिए और लूट को बढ़ाने के लिए बड़े बांधों का प्रोजेक्ट दे रहा है। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, वो सारे निष्कर्षों को किनारे रख के दामोदर पहली आई, दूसरा कोसी पे बांध का। कोसी में तो और बड़ा आश्चर्य है, कोसी पे बांध के पहले हमारे यहाँ से एक एक्सपर्ट का दल गया वहां चाइना में, वहां पीली नदी पे जो बांध और तटबंध बने थे उसको देखने के लिए। वहां के लोगों ने, इंजीनियर्स ने बताया कि ये एक्सपायर्ड हो गया है टेक्निक, कि जैसे ही आप तटबंध बनाते हैं तो गाद जमा होना शुरू होता है, जितना ही तटबंध आप ऊंचा और मजबूत करते हैं वो गाद बढ़ने लगता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसकी निकासी का रास्ता नहीं मिलता। तो नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी या तटबंध तोड़ेंगी और तबाही लाएंगी। ये एक्सपायर्ड टेक्निक है, इस पे आप मत जाइए। लेकिन लौट के जो लोग आए, उन लोगों ने अब किस दबाव में, कहते हैं कि बिहार के जो उस समय के जो बड़े लोग थे कथित तौर पे, जो कांग्रेस में भी थे, और उन लोगों के दबाव में उसी एक्सपायर्ड टेक्निक को कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पे लाया गया। तो मैं देख रहा था कौन लोग थे उस समय, तो वो मधुबनी में एक, झंझारपुर में एक बलुआ बाजार, ललित नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्र जी का, और सहरसा और कटिहार में लहटन चौधरी जी का, और वहाँ पूर्णिया में बाबू लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, और दरभंगा महाराज श्री कामेश्वर सिंह जी। ये लॉबी थी जिन लोगों को लग रहा था कि भविष्य इससे हमारा बहुत उज्जवल होने वाला है, और इस लॉबी ने उसको बनाने के लिए मजबूर किया कि बनेगा भले वहां फेल्योर हो। और नतीजा यही निकला कि लगातार तटबंध ऊंचा कीजिए, तटबंध की मरम्मती कीजिए, उसके बावजूद भी वो मानने के लिए नहीं चाहे। ये है कि बलुआ बाजार को हर साल ठेका मिला करोड़ रुपए का, और अभी देख रहे हैं कि वो 60,000 के 66,000 का उसका लक्ष्य है। आगे भविष्य में कौन, एक मेच नदी के साथ एक नया कैनाल बन रहा है कि कोसी के पानी को हम वहां भेज देंगे, फिर और 60,000 करोड़ रुपए का। तो पूरा ये कुछ परिवार जो था वो इससे इतना लाभान्वित हुआ 50-60 सालों में कि कितना हजार करोड़ रुपया उनके कोसी के बहाने उनके पॉकेट में गया, वो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लगातार 2000 में भी वो टूटा, उसका जो जलाशय था, और 12-14 हजार परिवार उससे प्रभावित हुए। 2008 में तो इतनी तबाही आई, 23 लाख लोग उससे प्रभावित हुए, 400 लोगों की मृत्यु हुई।
तो ये शुरू से हो रहा है, लेकिन बड़ा बांध है और विकास का प्रतीक है और नया तीर्थ स्थान है, बनना चाहिए। अब हम लोग देखें उसको, जो सबसे ज्यादा किताबों में हम लोगों ने पढ़ा कि हरित क्रांति का प्रतीक है भाखड़ा नंगल। तो अनरिवेलिंग भाखड़ा असेसिंग द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये श्रीपद धर्माधिकारी जी की किताब है, जिसमें वो उसके उस मीथ को तोड़ने की कोशिश की है। बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, किताब अगर चाहेंगे दे दूंगा। और ये जो है कि हरित क्रांति उसी के कारण से आई, या जो सिंचाई के क्षेत्र बढ़ गए वगैरह वगैरह, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कि उसके सिंचाई के पहले भी उसके पहले भी 74.7 लाख एकड़ सिंचित भूमि थी पंजाब में। और पंजाब में भी अपने ट्रेडिशनल तरीके थे, पहले भी वो बाढ़ के दिनों में वहां नहर बनाया गया था, इंडेंशन नहर कहलाते थे वो, जो बांध की जरूरत नहीं थी, नदियों से वो पानी, अतिरिक्त पानी लेकर वो आते थे और रिचार्ज करते थे। और उस समय भी अपने जो आज के दिन भी और उस समय भी ट्यूबवेल से खेती का, ट्यूबवेल जो है बड़े साधन थे। और 1960 में भी ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्र नहर सिंचित से ज्यादा था। और आज भी 1990 से 2001-2 का आंकड़ा है कि 15.6 लाख हेक्टेयर नहर से सिंचित क्षेत्र घट के 9.87 लाख हेक्टेयर रह गया है। लेकिन ट्यूबवेल से जो सिंचित क्षेत्र है वो 22.33 लाख हेक्टेयर से 30.68 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है ट्यूबवेल से खेती। ठीक, रिचार्ज होता है उस नहर से, लेकिन बांध के पहले भी जो इंडेंशन नहर थे उससे रिचार्ज हो रहा था वो ट्यूबवेल। दूसरी बात की जो कहते हैं कि इससे हरित क्रांति आई, तो भाखड़ा नंगल बांध बनने के बाद 12 साल के बाद हरित क्रांति आई है। और हरित क्रांति वो ड्वार्फ व्हीट के जो उच्च क्वालिटी की वैरायटी के जो बीज आए, जिसमें नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन ने पूरा जिंदगी लगाया, खास करके नॉर्मन बोरलॉग ने, कि बौने किस्म के गेहूं कैसे उगाए जाए ताकि वो ज्यादा अन्न हो और वो पोषक तत्व कम ले। तो उसे पूरा जीवन लगाया था नॉर्मन बोरलॉग ने, हमारे यहाँ स्वामीनाथन ने। तो उस बौने किस्म की गेहूं के कारण वहां हरित क्रांति आई, ना कि भाखड़ा नंगल के कारण क्रांति आई। और जो नदियां थी वहां, चाहे हिमाचल के सीर खड्ड, गंबर खड्ड और अली खड्ड, और पंजाब हरियाणा के सतलज, घग्गर और ब्यास के साथ जो कुछ हुआ, या परंपरागत सिंचाई पत्तियां कूहल, बाबड़ी, खातरी, हरिकेन, डेंसर नहर के साथ जो कुछ हुआ, वो बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं। इन्होंने बर्बाद किया सबको नष्ट कर दिया, जो पहले के जो ढांचे थे। और नदियां कुछ तो चली गई, उनके जो बड़ा सा जलाशय बना उसके क्षेत्र में ही चली गई। और ये जो है एक मीथ बनाया गया कि इसके कारण ही ये हरित क्रांति आई है, जो एक बहुत गलत मीथ है। तो निश्चित तौर पे ये जो बड़े बांध थे वो लोगों की जरूरत नहीं थी और न नदियों की जरूरत थी। उन्होंने नदियों को भी नष्ट किया और लोगों के जीवन को भी नष्ट किया। और दिक्कत ये है कि जब नीचे बांधों की बात सब खत्म हो गई है, तब वो हिमालय की ओर सीधे चले गए कि यहाँ तो गला दबा ही दिया गया, वही जहां से निकल रही है वहीं गला दबा दिया जाए। तो लद्दाख से लेके और अरुणाचल तक अब हाइडल प्रोजेक्ट को जाके देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में हाइडल प्रोजेक्ट की परियोजना है वहां। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल। और जब उत्तराखंड में कुछ उस हाइडल प्रोजेक्ट के कारण कुछ भूमि टूटती है, बांध टूटता है, कुछ नहर शहर बह जाते हैं और कुछ ढंग के बाढ़ भी विस्का आती है, तो ये हाइडल प्रोजेक्ट कुछ साल के लिए स्थगित कर देता है लोग। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक है उनका मानना ये है, मानना क्या सत्य भी है, कि हिमालय जो है अभी ग्रोइंग है, वह भी वो बढ़ रहा है पर्वत, तो वो भूकंप के लिए बड़ा सेंसिटिव है। तो उस भूकंप के लिए सेंसिटिव उस पहाड़ को उस ढंग से नहीं डिस्टर्ब किया जाए, उसकी इकोलॉजी को, कि वो और ज्यादा भूकंप आए। और उत्तराखंड में बार बार हो रहा है, जब भी होता है तो इस हाइडल प्रोजेक्ट को स्थगित कर देते हैं। लेकिन चूंकि 20-25 लाख करोड़ रुपया उसमें निवेश होने वाला है, अब 30% कमीशन सोच लीजिए 25 लाख करोड़ रुपए का, तो बहुत होता है वो। तो जैसे ही स्मृति विलोपित होती है, फिर से वो हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो शुरुआत हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ स्वर्णरेखा जलाशय परियोजना और वो कोयलकारो आंदोलनों का स्थगित हो गया, लेकिन अभी फिर सुन रहे हैं कि स्वर्णरेखा को फिर से फंडिंग दी जा रही है ताकि उसको जिंदा कर दिया जाए। तो बड़ी दिक्कत है ये। और नदियों को मरते हुए तो हम सब लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा। मैंने 2 नदियों को मरते हुए देखा। एक तो पंचानन नदी थी, जहाँ पिताजी के कॉलेज नालंदा में
उस नदी के उस पार था, जो बजाता बरसात में अच्छी खासी नदी थी और वो राजगीर के वो पहाड़ों से और जंगलों से निकलती थी। तो जहाँ पहाड़ जंगल से निकल रहा था वहीं रोप वे बन रहा है, तो टूरिस्टों के लिए कुछ वहाँ डिस्टर्ब हुआ। और यहाँ लोगों ने क्या किया कि अपने घर के राख और कूड़े वगैरह को भेजते फेंकते फेंकते 30-40 साल में एक कमरा बनाया, फिर 2 कमरा बनाया। अब वो दिखती ही नदी नहीं है, नाला बन गई। उसी ढंग से हमारे यहाँ रांची में एक दुरंग दाह था। दुरंग दाह माने तो नदी हो गई, दुरंग माने ऐसी नदी जो गीत गाते हुए बह रही हो। क्या खूबसूरत कवि ने नाम दिया था कि ऐसी नदी जो गीत गा रही हो। और हमसे 10 साल बड़े रमेश सर थे, इकोनॉमिक्स में वहाँ हेड। वो बोलते थे कि स्कूल से भाग के हम लोग उसमें कूद के नहाते थे। अब इतना गंदा हरमू नाले में तब्दील हो गई है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ, इसके नाला के सौंदर्यीकरण पर करोड़ रुपया खर्च कि हम नदी को पुनर्जीवित कीजिएगा। उस पर कॉलोनियां खड़ी हो गई हैं, उसमें मॉल खड़े हो गए हैं, हिम्मत नहीं है आपके मॉल को तोड़ देने की। तो ये केवल व्यवस्था, मतलब सब मिलके, समाज भी और सरकार भी, और इच्छा यही है कि चूंकि मैं रहा हूं प्रशासन में और ब्लॉक लेवल से लेकर जिला विकास पदाधिकारी भी रहा हूं, तो मिट्टी के डैम गांव के लोग बना लें, ये इंजीनियर्स को एकदम स्वीकार नहीं था कि हम कह रहे हैं जी हम एक्सपर्ट है, थोड़ी मिट्टी का बांध रहेगा यहाँ पे, यहाँ पक्का का बना है। जो 25,000 में बांध सफल हो सकता था, वो 25-50 लाख रुपए का वहां एस्टिमेट लेकर आएगा लोग। ये देखा है मैंने, और कितने डांटेंगे सर, हम एक्सपर्ट हैं, हम आप लिख के दे दीजिए साइन कीजिए प्राक्कलन पे कि नहीं गलत है, कच्चा ही बनेगा, टूटेगा तो आप समझिएगा। और चूंकि एक्सपर्ट पढ़ के आया है वो 5 साल, तो ये एकदम ग्रास रूट से है, बड़ा से बड़ा एस्टिमेट बनाया जाए, एकदम सरकार जो देसी जो तरीके हैं गांव के हजारों साल के, उनको खारिज कर दिया जाए, उनको अवैज्ञानिक बनाया जाए, और जो हम कह रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए जो कह रहे हैं वही वैज्ञानिक है। तो जसिंता करकट्टा कहती हैं कि जब नदियां मरती हैं ऑक्सीजन की कमी से, तो उसमें सभ्यता की लाशें नजर आती हैं। धन्यवाद, थैंक यू।